का जरा बताइए कि इजराइल के साथ कौन से देश खड़े और कौन अगेंस्ट खड़े, जरा दर्शकों को समझाइए। और देखिए सलोनी, हमास के हमले के बाद जिस तरीके से माना जा रहा है कि अब कई धड़ों में बट चुके हैं कई देश, लेकिन यह भी साथ माना जा रहा है कि इजराइल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि चुनौती सिर्फ हमास ही नहीं है बल्कि कई देश ऐसे हैं जो यहां पर इजराइल के खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए हम आपको समझाते हैं मैप के जरिए कि ये कौन कौन से देश है जिनके सामने जो चुनौती बने हुए हैं इजराइल के सामने, यानी कि इजराइल वर्सेस कितने देश, यानी कि देखिए किस तरीके से लेबनान के जो लड़ाके हिजबुल्लाह का गुट देख रहे होंगे आप कि किस तरीके से उसने अटैक कर दिया, तो ये लेबनान को देख रहे हैं आप। इसके अलावा फिलिस्तीन देख रहे हैं आप, वेस्ट बैंक, गाजा, मिस्र, जॉर्डन, ईरान। अगर बात करें ईरान की या जॉर्डन की तो ये बैक सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात सभी जानते हैं कि जिस तरीके से हमास को जो लड़ाकों को जो सप्लाई हो रही चीजें, जो लॉजिस्टिक सप्लाई हो रहा है, उसमें ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि अगर बात करें इजराइल को इन देशों को बीट करने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए, तो हमारे पास 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां से मुकाबला हो सकता है, जिसमें एक है गाजा पट्टी पे लगातार हमले चल रहे देख रहे होंगे आप। इसके अलावा वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन, ये भी 3 सॉफ्ट कॉर्नर ऐसे हैं जहां से इजराइल इन पर हमला कर सकता है, लड़ाई जीतने की कोशिश कर सकता है। लेकिन लेबनान, ईरान, जॉर्डन ये वो देश है जो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के साथ खड़े दिखाई देते हैं, या फिर अगर यूं कहे तो हमास को बैक सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और साथ ही ये माना जा रहा है दरअसल कि जिस तरीके से 2 धड़े बटे हुए हैं दोनों देशों के पीछे, ऐसे में इजराइल के सामने कई चुनौतियां हैं जिससे जूझना अभी बाकी इजराइल के लिए। जो बड़ी बातें बता रही थी, हमारे साथ वोरा साहब मौजूद है स्टूडियो में, उनसे बेहतर कौन समझेगा। वोरा साहब, जो स्थिति बनी हुई है, हम ये कह रहे हैं कि लेबनान को साइड कर दिया है, इजिप्ट अब कहीं ना कहीं फूक के कदम रख रहा है, यहां तक कि ईरान भी फूक के कदम रख रहा है। जरा बताइए कि अब क्या स्थिति होने वाली है यूएस के इतने बड़े युद्धपोत भेजने के बाद, यूएस के खुले समर्थन के बाद, और इजराइल जिस तरह से अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ये कहें कि अटैकिंग मोड में आ गया उसके बाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार फिर मुझे आपके स्टूडियो में आने का मौका मिला है, और ये मेरे लिए क्लास होती है, मुझे जानकारी बढ़ती है। खासतौर कर्नल साहब ने जो कुछ कहा है उसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ आउटस्टैंडिंग। अब मैम, जो मैं देख रहा हूँ और आपके करोड़ों लोग जो ये कार्यक्रम देखते हैं, बिकॉज योर चैनल इज़ इंसेनली पॉपुलर पूरी दुनिया में, और आप 2 बेटियाँ हमारी भारत की, आप तो आउटस्टैंडिंग हैं। मैं तो बताना चाहूँगा इसमें 3 चीज़ें मैं देख रहा हूँ। एक तो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, हम सब मानते हैं, कर्नल साहब भी इससे सहमत हैं। अब मैं कंपैरिजन के तौर पे 1999 का बताना चाहता हूँ, कारगिल में भी यही हुआ था। बहुत आलोचना हुई थी फौज की, मैं वहीं था उस समय, कि जी आप लोगों को पता नहीं था कि ये पाकिस्तानी आतंकी फौज आ गई है। फिर फौज में गुस्सा आता है कि अब हमने अपनी छवि वापस लेनी है, और फिर जो हमने अटैक किया था वो एक्स्ट्रा जुनून के साथ, इजराइल के साथ भी वही है। क्या आपकी मोसाद शहजाद को मालूम नहीं था? अब फिर इजरायली आर्मी ने कहा अब बताते हैं टाइगर तेरे को कि कितना दम है मेरे अंदर, और नॉन स्टॉप बॉम्बिंग चल रही है। सेकेंड फेज मैम, हॉस्टेजेस उन्होंने रखे हुए हैं, हमास ने, कहते हैं हम इनको मार देंगे। दम नहीं है, क्योंकि पहले इजराइल कोशिश करेगा अमेरिका के साथ मिलके कि हॉस्टेजेस को वापस लाया जाए, क्योंकि अगर उनको मार दिया जाता है फिर जहन्नम के दरवाजे खुलेंगे गाजा स्ट्रिप के लिए, खत्म हो जाएगा गाजा स्ट्रिप। तीसरी चीज मैम, कितनी देर ये युद्ध चलेगा और कौन किसका समर्थन कर रहा है मुझे नहीं लगता। भले ही इजरायली लीडर्स ने कहा है कि लॉन्ग ड्रॉन होगा, मुझे नहीं लगता कि ये 10 दिन या 2 हफ्ते से ज़्यादा चलेगा। एक बार हॉस्टेजेस का पता लग जाए कौन है, सब खत्म हो जाएगा। लेबनान की बात की, लेबनान में तो सरकार ही नहीं है, हिजबुल्लाह की सरकार है। आलोचना ये की गई थी कि अमेरिका का जो इजराइल का ध्यान पूरा वेस्ट बैंक पे था, उन्होंने सोचा वहाँ से कुछ होगा, लेकिन दंगा हुआ है गाजा स्ट्रिप से। सीरिया तो फंसा हुआ है मैम, कोई यहाँ से हमला हो रहा है, कभी टर्की यहाँ से मारता, कोई और उनको वहाँ से मारता, उनमें भी दम नहीं है। इस समय इजराइल अकेला नहीं है, हमास अकेला पड़ गया। उसके जो आका हैं, ईरान है और ये है और वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और पूरा बैटल कैरियर ग्रुप है। न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं कि नहीं ये बाद में पता लगेगा, लेकिन इसकी रेंज अनलिमिटेड है। हम लोग जानते हैं, कर्नल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो इतना है मैम, समझ लीजिएगा कि ये अब आर पार की लड़ाई है, फाइट टू द फिनिश। और जो आप देख रहे हैं कि डेथ्स इजराइल की बढ़ती जा रही हैं, बढ़ नहीं रही, डेड बॉडीज उनको मिल रही हैं नई। 1500 तो उन्होंने खुद कहा है, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, कि हमने हमास के आतंकी इजरायली टेरिटरी में मारे हैं। मैं उन पे विश्वास करता हूं। ये हमास के लोग झूठ बोलते हैं, इजराइल डेमोक्रेटिक सिस्टम, अब झूठ नहीं बोलते। फाइनली मैम,
सनातन धर्मी हूँ, हिंदू हूँ, लेकिन आज मैं इजरायली हूँ, आज मैं यहूदी हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ। मेरा दिल ये कहता है कि ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो किया। ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये कर रहे हैं, इनसे जाके पूछिए ये पैलेस्टाइन है कहाँ, ये बताएंगे हाँ जी वो ब्राज़ील के पास है ना, नहीं अच्छा वो कहीं अफ्रीका में है ना। इनको मालूम तक नहीं कि पैलेस्टाइन की हकीकत क्या है, क्या उसकी कहानी है, क्या क्या दुनिया में जो यहूदी लोग हैं, हिटलर ने शुरू नहीं किया, उससे बहुत पहले यूरोप में होता था, लेकिन सबसे बार्बरता ज़्यादा उनकी थी मैम, और यहूदियों को हक नहीं है जीने का। हमास का चार्टर क्या कहता है? इजराइल को ख़त्म कर दो, दुनिया से हटा दो। यूनाइटेड नेशंस ने उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया। तो कौन सी फौज है गाजा स्ट्रिप में? केवल हमास है। और आज इजराइल अपने लिए नहीं लड़ रहा, आज पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है। वेल डन इजराइल, गो अहेड, मिटा दो इन लोगों को। और शायद यही वजह है कि अभी माना जा रहा है दरअसल कि अब हमास को लेकर के जो अरब देश है वो बिखरे हुए हैं, अलग थलग पड़े हुए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करते हैं इजराइल की सेना पर हमास का जो बड़ा हमला है, इजरायली टैंक को आतंकियों ने तबाह कर दिया है। दरअसल जिस तरीके से हालात बन चले हैं, अब जिस तरीके से हवाई हमले हो रहे हैं, एक तरफ इजराइल की सेना है तो वही दूसरी ओर हमास है। लेकिन इस बार खबर सामने आ रही है दरअसल कि इजराइल की सेना पर आतंकियों ने हमला किया है और इजरायली टैंक को यहां पर तबाह कर दिया गया है। यानी कि हमले चाहे किस तरीके के भी हो, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो दोनों पक्षों को हो रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर हमास के आतंकियों ने हमला किया है, इजरायली टैंक को यहां पे तबाह कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से जो काले धुएं का गुब्बारा देख पा रहे हैं आप। हमला करने के बाद जब इजरायली टैंक जो है वो तबाह हो गया है, ब्लास्ट होता है, धमाका होता है जोर का। इसके बाद देखिए टैंक में आग लग जाती है, काले धुएं का गुब्बार होता है और इसके बाद जो तबाही की तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सलोनी, लगातार बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर जो मिल रही है दर्शकों को बता दें, हमास कमांडर के घर पर एयर स्ट्राइक की गई है। मोहम्मद दाइफ के घर को पूरी तरह से तबाह किया गया है। हमास के मिलिट्री विंग का कमांडर है दाइफ, और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से इजराइल पर जो यह हमला हुआ है उसमें पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग दाइफ की ही थी और उसको अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बता रही है कि कैसे गाजा शहर को पूरी तरह से मलबे में तब्दील यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई, गुस्से में है इजराइल और उसका आफ्टर इफेक्ट इन तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं। मोहम्मद दाइफ के घर पर हमला किया गया है। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर एयर स्ट्राइक की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद दाइफ के जो घर है उसको भी निशाना बनाया गया है, क्या ये मान ले कि कुछ देर बाद ये खबर भी आ सकती है कि उसके सगे संबंधी या मोहम्मद दाइफ सब खत्म? तो लगता है जैसे आवाज नहीं पहुंच रही है प्रफुल्ल जी के पास, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। दरअसल जिस तरीके से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, प्रफुल्ल जी एंड मैं यहाँ बैठा हूँ। जी सर, साहब यहाँ बैठे। हाँ, मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, ये आवाज नहीं आ रही इनकी मेरे को। जी ठीक है आप दोबारा हुई है उसको लेकर ये मीनाक्षी समझना चाह रही हैं कि ये अभी जो हालात हैं इसका आगे रिजल्टेंट क्या होगा। और अब क्योंकि एयर स्ट्राइक का भी एक तरह से आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे दर्शकों को, एयर स्ट्राइक का रास्ता भी अपनाया जा रहा है। देखिए ऐसा है, इससे पहले कि ये जवाब दे इतना बता देता हूं, द बेस्ट फाइटर पायलट इन द यूनिवर्स मेरे साथ बैठे हैं, वेरी हाईली डेकोरेटेड। गो राइट अहेड सर। नथिंग, मैं तो बहुत साधारण आदमी हूं, पर इतना मैं बता दूं कि जब एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट अटैक हेलीकॉप्टर लड़ाई में आ गए हैं, इसका मतलब है कि अब आर्मी एडवांस करेगी, उस जगह को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं टोटल। और डिस्ट्रक्शन इसलिए हो रहा है कि उनकी जो डिफेंसेस बनाई हुई हैं वो डिफेंसेस अंडरग्राउंड बना के और वहाँ पर रखी हुई हैं रिहायशी इलाका के नीचे। तो रिहायशी इलाके पे अटैक हो रहा है और उसके ऊपर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं सारे के सारे। तो ये अब आप देख रहे हैं विध्वंस जो हो रहा है सिविलियंस का, और बहुत ज़बरदस्त अटैक हो रहा है। आर्मी आराम से एडवांस करेगी, जितनी जल्दी एयर स्ट्राइक सफल होगी उतनी आगे भी बढ़ेगी। पर अभी यही नहीं, अमेरिकन फोर्सेस जो आ रही हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं, अगर इजराइल के ऊपर बाहर से या यमन से, लेबनान से, लीबिया से, जहाँ से भी अगर अटैक हुआ तो वो जैसे कि मुअम्मर गद्दाफी के समय हुआ था वैसे एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा और बात एस्केलेट हो जाएगी। चाइना नहीं चाहता एस्केलेट हो क्योंकि उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। ईरान अब इस समय कॉन्ड्री में है कि आगे वो क्या कदम उठाए। 37 कंट्रीज उसके अगेंस्ट हैं और सारे के सारे एयर स्ट्राइक्स करने के लिए रेडी हैं। B-52 बॉम्बर्स भी रेडी होंगे अगर लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग की ज़रूरत पड़ी। पर यहाँ टारगेट ही नहीं है B-52 के लिए, क्योंकि सिर्फ रिहायशी इलाका
और हमास का स्मॉल इलाका है, आई थिंक इट विल बी ओवरडन अगर ज़्यादा बम्बार्ड करी। अभी सिर्फ आर्मी से काम चलेगा आफ्टर द बॉम्बिंग। ठीक है, तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही वो हैरान करने वाली। लेकिन संजय मिस्टन जी, आप जुड़ गए हमारे साथ। सवाल सर मेरा यही होगा आपसे कि जिस तरीके से अब दोनों देशों में जो हम युद्ध की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन अब ये भी माना जा रहा है कि दो धड़े बढ़ चुके हैं देशों के। कुछ देश ऐसे हैं जो भले ही कमजोर हो, जो अलग थलग हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो दो धड़े बढ़ गए हैं, इन धड़ों की बंटने के मायने क्या है भविष्य के लिए? सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? संजय मिस्टन सर नहीं पहुंच रही जनरल मिस्टन। चलिए शैलेंद्र जी, अगर आप इस बात का जवाब दे पाए। अनामिका ने जो सवाल पूछा है। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसको बड़े गहराई से इवेलुएट करिएगा। कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? एक कंट्री का नाम बताइए जिसने ओन अप किया हो कि मैं हमास को सपोर्ट कर रहा हूं। बोलने की हिम्मत दिखाइए किसमें है, मैं ये देखना चाहता हूं। पैलेस्टीन को तो हमने भी कभी सपोर्ट किया था, जिसके लिए आजकल कुछ हमारे इंडियन लीडर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं उन सब क्रिटिसिज्म को फेस करने के लिए तैयार हूं। वो उस समय की डिमांड थी, आज मेरे इस समय की डिमांड है। मैं अगर आज टेररिज्म से जूझ रहा हूं तो मैं कैसे किसी टेररिज्म को सपोर्ट कर दूं? कर ही नहीं सकता। वो हर कंट्री जो किसी भी तरह से हमास को सपोर्ट करेगा वो दुनिया का एनिमी नंबर 1 है। मैं चाहूंगा, इजराइल बोलता है कि पैलेस्टीन का सपोर्ट करता है, करते रहो ना, मैंने तो मना नहीं किया। आप हमास का सपोर्ट करने की हिम्मत दिखाओ, मैं भी देखता हूं कैसे होगा। और जहां तक बात हो रही है जेराल्ड की और फोर्स लेवल की, जेराल्ड इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम। इसको देखकर आप रुकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया इसलिए गया था कि बड़ी लड़ाई ना हो जाए, डेटरेंस के तौर पर। जेराल्ड खड़े होने का मतलब जेराल्ड नहीं खड़ा है। 78 एयरक्राफ्ट, 8 स्क्वाड्रन्स ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर एंड अटैच्ड एयरक्राफ्ट वहां खड़े हुए हैं। आप ये सारी कंट्रीज जो है ना, जो बोलने के लिए बोल रही हैं कि सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, उनकी मजबूरी है। वो एक्चुअली हमास को नहीं सपोर्ट कर रहे, वो पैलेस्टीन को सपोर्ट नहीं कर रहे। उनमें हिम्मत नहीं है ये बोलने की कि एज अ मुस्लिम ब्लॉक हम लोग गलत हैं।